ये है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच बसा हुआ एक देश जिसको इतिहास में हर ताकत ने जीतना चाहा है और सभी ने यहाँ पर हुकूमत करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान है, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है। लेकिन अफगानिस्तान को एक ऐसी ताकत थी जिसने हमेशा के लिए जीत कर रखा है और वो ताकत है इस्लाम। आज के दौर में अफगानिस्तान की आबादी में से 99.7% लोग मुसलमान हैं, बाकी बचे 0.3% जो कि ना होने के बराबर है, तो वो दूसरे धर्मों जैसे कि हिंदू मजहब और बुद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। बाकी इन 99.7% में भी 90% सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं, वहीं 10% लोग शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अफगानिस्तान जो कि 1000 साल पहले पूरी तरीके से एक बुद्धिस्ट या एक हिंदू देश था, आखिरकार वो एक इस्लामिक देश कैसे बना? ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों को अपना धर्म जिसे वो हजारों साल से फॉलो करते आ रहे थे वो छोड़ना पड़ा और एक ऐसे धर्म को अपनाना पड़ा जिसको वो कभी जानते भी नहीं थे? तो चलिए जानते हैं ये बात आज की इस वीडियो के अंदर। फिलहाल आज के दौर में आप जो अफगानिस्तान देखते हैं, यहाँ पर पिछले 50,000 सालों से इंसानों के आबाद होने के निशान मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हिंदुस्तानी और ईरानी कबीले के लोग रहते थे। अफगानिस्तान को दुनिया भर में जाना गया अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से। जब अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा और जब वो हिंदुस्तान की तरफ आया तो उसने इस जगह पर हमला किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस जगह को जीत तो लिया था, साथ ही साथ वो इंडिया की तरफ भी हमला करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में भारत को नहीं जीत सका। जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है तो उसकी मौत के बाद उसका कोई जानशीन नहीं था जो उसकी पूरी सल्तनत को संभाल सके। उसका एक भाई था जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, बाकी उसका एक बेटा था जो कि उसकी मौत के बाद पैदा हुआ था। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर की पूरी हुकूमत उसके जनरल्स के बीच में बट गई और यहीं से उसकी सल्तनत का खात्मा शुरू हो गया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की हुकूमत खत्म हो रही थी तो उसी वक्त हिंदुस्तान में एक नई ताकत उभर रही थी और इस ताकत को मौर्य एम्पायर का नाम दिया जाता है। लगभग 321 बीसी की बात है कि मौर्य एम्पायर हिंदुस्तान में पूरी तेजी के साथ फैल रही थी। इसके बादशाह यानी चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक माना जाता है। इन्होंने उस वक्त के पाटलिपुत्रा शहर जो कि आज बिहार का पटना है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया और हिंदुस्तान पर हुकूमत शुरू कर दी। उस वक्त हिंदुस्तान का टक्सीला जो कि आज के दौर में कश्मीर वगैरह का इलाका माना जाता है, वहाँ पर यूनानियों की हुकूमत अब भी थी, इसलिए इन्होंने वहाँ पर हमला किया और उस जगह को यूनानियों से आजाद करवाया और इस तरीके से मौर्य एम्पायर इंडिया से चल करके आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ इलाकों में फैल गई थी। हालांकि यूनानियों ने वापस से हमला किया था, लेकिन मौर्य एम्पायर की फौजों के सामने वो नहीं टिक पाए और इन लोगों को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। कहानी ऐसे ही आगे चलती रही और अफगानिस्तान की किस्मत बदली अशोका द ग्रेट के पैदा होने से। ये इंसान चंद्रगुप्त मौर्य का ही पोता था। अशोका द ग्रेट ने कलिंगा यानी आज के उड़ीसा में जंग लड़ी और कलिंगा को जीत लिया था, लेकिन इस जंग में हुए खून खराबे और मार काट को लेकर के अशोका बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। जब उन्होंने इतना खून खराबा देखा तो उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वो जंग नहीं लड़ेंगे और हथियार नहीं उठाएंगे। लिहाजा उन्होंने अमन यानी पीस का रास्ता अपनाया और इस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया जो कि वायलेंस से साफ मना करता है। उनके दौर में बुद्धिज्म बहुत तेजी से दुनिया भर में फैला। अशोका ने आसपास के देश जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना और इंडोनेशिया वगैरह में कई सारे बुद्धिस्ट प्रीस्ट को भेजा और इस तरीके से इन देशों में भी बुद्धिज्म तेजी से फैलने लगा। खासकर अफगानिस्तान तो पूरी तरीके से बुद्धिज्म के कंट्रोल में आ गया था। यहाँ की लगभग सारी ही आबादी ने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अब भी हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे। जहाँ एक तरफ अफगानिस्तान में बुद्धिज्म तेजी से फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अब बुद्धिज्म तेजी के साथ नीचे जा रहा था और यहाँ पर उसकी जगह हिंदुइज्म ले रहा था। कई सारे बुद्धिस्ट स्कूल, कई सारी बुद्धिस्ट इबादत गाहें और यहाँ तक कि बड़े बड़े बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी अफगानिस्तान में बनाए गए, जिनमें से बामियान के बारे में तो आप जानते होंगे। ये लगभग 38 मीटर ऊंची बुद्धा की मूर्ति थी जो कि लगभग 1500 साल पहले अफगानिस्तान में बनाई गई थी। लेकिन 1995 के बाद जब तालिबान के कंट्रोल में अफगानिस्तान आया तो उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ दिया था। अब अफगानिस्तान चूंकि इंडिया के रास्ते में पड़ता है और इंडिया पर बहुत लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है, तो अफगानिस्तान पर भी बहुत सारे हमले होते आए हैं। इस देश की पहचान कभी भी एक देश के तौर पर नहीं बल्कि आसपास की हुकूमतों के एक छोटे से सूबे के तौर पर रही है। लेकिन 7वीं सेंचुरी तक आते आते एक ऐसी ताकत ने दुनिया में जन्म ले लिया था जो अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी और जो अफगानिस्तान को दुनिया भर में एक सुपर पावर बनाने वाली थी, और इस ताकत का नाम था इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से चले जाने के सिर्फ 20 साल के बाद यानी साल 652 में मुसलमानों के कदम अफगानिस्तान में पहुंच चुके थे।
हुआ ये था कि पैगंबर मोहम्मद के दूसरे खलीफा, जिनको हजरत उमर के नाम से जाना जाता है, उनके दौर में मुसलमानों की ईरानी हुकूमत, जिसको सासानी सल्तनत या जिसको सेकंड पर्शियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, उससे लड़ाई हुई और मुसलमानों ने इस हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर रख दिया था। क्योंकि ईरान अफगानिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, इसलिए ईरान का उस वक्त का बादशाह यानी कि यज़गद सेकंड अफगानिस्तान की तरफ ही अपनी जान बचाने के लिए भागा। मुसलमानों ने उसका पीछा किया और इस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में एंट्री मारी और इस तरीके से यहाँ के सूबा बलख और सूबा खुरासान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। लेकिन मुसलमानों ने उसके आगे यहाँ पर हमला नहीं किया और उसके लगभग 50 साल के बाद मोहम्मद बिन कासिम के दौर से मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया और इस तरीके से अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पहले ही उन्होंने कंट्रोल में ले लिया ताकि हेडक्वार्टर बगदाद से उनका कनेक्शन पूरी तरीके से मजबूत रहे। मुसलमानों ने यहाँ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन अगले 100 साल तक भी यहाँ के लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था, बल्कि वो वही हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को ही फॉलो करते आ रहे थे। और उसके बाद आ जाता है अब्बासी खिलाफत का दौर, जिसको इस्लाम का गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने यहाँ पर इस्लाम को बाकायदा फैलाना शुरू किया था। मुसलमानों के बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर जैसे कि मौलाना रूमी, मौलाना जामी, इमाम अबू हनीफा और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अफगानिस्तान की ही पैदावार थे। लोग इनको अरबी समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे बड़े बड़े लोग अफगानी थे। अफगानिस्तान का बलख, खुरासान और इससे लगा हुआ ताशकंद, ये सारे वो शहर थे जो पूरी दुनिया में अपने स्कॉलर्स की वजह से जाने जाते थे। दुनिया भर से लोग यहाँ पर पढ़ने भी आते थे और अब इन लोगों की वजह से अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म तेजी से फैल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों का हमला तो हिंदुस्तान पर भी हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम को सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से ज्यादा ही रही है। लेकिन अफगानिस्तान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के सारे ही लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया? तो उसकी वजह ये रही कि अफगानिस्तान मुसलमानों के हमले के बाद पूरी तरीके से इस्लामी हुकूमत के अंडर आ गया था और एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की जो हिंदू हुकूमतें थी उनके साथ अफगानिस्तान का कनेक्शन मजबूत नहीं रहा, जिसकी वजह से इस्लाम के अलावा सारे रिलीजन्स यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए और इस्लाम एक मेजर रिलीजन के तौर पर उभरा। लेकिन 200 साल के बाद जब अब्बासी सल्तनत भी खत्म होने लगी तो यहाँ के लोगों ने अब की बार अफगानिस्तान को खुद चलाने का फैसला किया और यहाँ के लोकल लोगों ने बगावत शुरू कर दी। उन्हीं में से एक सरदार का नाम था सुबुक्तुगीन और इस सरदार ने अपनी सानामी सल्तनत की बुनियाद डाली और इसी सरदार का बेटा था महमूद गजनवी। जी हाँ, वही महमूद गजनवी जिसने इंडिया पर हमला किया था और साल 1000 से 1027 तक 17 बार हमला करने के बाद महमूद गजनवी के हाथों जीत लगी थी और इस तरीके से इंडिया में मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद पड़ी थी और धीरे धीरे करके अफगानिस्तान एक सुपर पावर के तौर पर उभरने लगा। ये लोग इतने ताकतवर हो गए कि बगदाद में बैठे अब्बासी खलीफा भी इनकी ताकत का लोहा मानते थे। अब उसके बाद चाहे लोधी हो, खिलजी हो या फिर मुगल हो, ये सभी के सभी अफगानिस्तान से निकले थे और इन्होंने दुनिया भर में अपनी जीत का परचम लहराया था और इंडिया में इन्होंने द ग्रेट मुगल एम्पायर की बुनियाद डाली थी। अफगानिस्तान में फिर उसके बाद कई ताकतें आई, कई ताकतें गई, लेकिन एक ताकत यहाँ पर हमेशा रही और उस ताकत का नाम है इस्लाम और आज भी इस्लाम अफगानिस्तान का सबसे मेजर रिलीजन है। वैसे इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।